एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं आज के इस विश्लेषण की। सोचिए, एक बहुत ही भरोसेमंद थोक व्यापारी है जो सालों से दूसरों का माल बेच रहा है। हाँ, और बीच का कमीशन रखकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहा है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन वो फैसला करता है कि वो अब सिर्फ दूसरों का सामान नहीं बेचेगा, बल्कि खुद की एक विशाल फैक्ट्री लगाएगा और सीधे बाजार में उतरेगा। बाहर से देखने पर तो ये एक बहुत ही शानदार कदम लगता है, राइट? मतलब एक ऐसा फैसला जो रातों रात किस्मत बदल दे और मुनाफा कई गुना बढ़ा दे। राइट राइट। लेकिन अगर इसी कहानी की थोड़ी गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि उस व्यापारी ने इस नई फैक्ट्री के लिए बहुत भारी कर्ज लिया है। और तो और, उसके पुराने ग्राहक उसे समय पर पैसे भी नहीं चुका रहे हैं। मतलब कागज पर मुनाफा तो दिख रहा है, लेकिन तिजोरी में कैश है ही नहीं। व्यापार की दुनिया में देखिए, इसे एक बहुत ही क्लासिक हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क वाली स्थिति कहते हैं। एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के केंद्र में जो कंपनी है ना, वो बिल्कुल इसी व्यापारी की तरह है। हम बात कर रहे हैं जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड की, जिसे बाजार में जीपीईएस सोलर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, और इनके फाइनेंशियल ईयर 26 के जो नतीजे आए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। हमने इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और रीसेंट अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स को खंगाला है। और साथ ही स्क्रीनर के फाइनेंशियल डेटा और एक एनालिस्ट डैशबोर्ड को भी देखा है, जहां इन्हें 10 में से 9.4 की शानदार रेटिंग मिली है। इन सभी स्रोतों से एक बहुत ही आकर्षक लेकिन जटिल तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। और हमारे इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इस चमकती हुई तस्वीर की तारीफ करना नहीं है। हम उन असल कारणों की गहराई तक जाएंगे जिनसे कंपनी के रेवेन्यू में 68% की जबरदस्त ग्रोथ हुई और मुनाफा लगभग 4 गुना बढ़ गया। राइट। और इसके साथ ही हम इस ग्रोथ के पीछे जो छुपे हुए खतरे हैं, जैसे बढ़ता हुआ कर्ज, मार्केट में फंसा हुआ पैसा और प्रोमोटर्स के गिरवी रखे शेयर्स, उन पर भी बारीकी से बात करेंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हम यहाँ किसी सरकारी नीति का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस फैक्ट्स का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। 68% की रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे में 4 गुना उछाल। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू करीब 246 करोड़ था, जो 26 में उछलकर 414 करोड़ के पार हो गया। और मुनाफे यानी पैट की बात करें तो वो 10 करोड़ से सीधे 40 करोड़ पर पहुंच गया है। ये 287% का जंप है। आखिर ये जादू हुआ कैसे? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीतिक छलांग है। सबसे बड़ा कारण है कंपनी के बिजनेस मॉडल में आया बदलाव। पिछले साल तक ये मुख्य रूप से एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। मतलब दूसरों का माल बेचना? सिर्फ सोलर इन्वर्टर और पैनल के डिस्ट्रीब्यूशन से आता था, लेकिन 26 में ये डिस्ट्रीब्यूशन घटकर 53% रह गया। तो ये जो खाली जगह बनी, उसे किसने भरा? जी, उसे भरा उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ने। उनका अपना ब्रांड इन्वर्जी, जिसका योगदान पहले ना के बराबर था, वो बढ़कर अब 31% हो गया है। तो ये वही किराने की दुकान वाला उदाहरण हो गया। जो दुकानदार पहले थोक से लाकर बेचता था, अब उसने खुद की फैक्ट्री खोल ली है और बीच का सारा कमीशन खुद रख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ बिचौलिया होते हैं तो मार्जिन फिक्स होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उतरने से पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल आ जाता है। राइट। शायद यही वजह है कि इनका एबिटा मार्जिन 6.8% से बढ़कर सीधे लगभग 15% पर पहुंच गया है। ये तो सीधे दुगना हो गया। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्ज बढ़ने के बावजूद इसी बढ़ते ऑपरेटिंग मार्जिन ने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को संभाले रखा है। इसके अलावा ईपीसी बिजनेस और बेस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एग्जीक्यूशन भी इस ग्रोथ का बड़ा इंजन रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ये 15% का मार्जिन लंबे समय तक टिक पाएगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में उतरना आसान है, पर वहां कंपटीशन भी तो बहुत है। इसी सवाल के जवाब में उनकी गीगा फैक्ट्री की रणनीति सामने आती है। इसे टिकाऊ बनाने के लिए ही उन्होंने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1 मेगावाट आर का बेस कंटेनर तैयार किया है। अब ये बेस कंटेनर असल में काम कैसे करता है? मतलब इसकी इतनी डिमांड क्यों है? देखिए, सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी कमी यह है कि सूरज सिर्फ दिन में चमकता है, लेकिन बिजली की डिमांड शाम और रात में ज्यादा होती है। राइट। ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए रात में भी पावर चाहिए। एग्जैक्टली। यहीं पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये दिन की बिजली को विशाल बैटरियों में स्टोर करता है और रात में ग्रिड को सप्लाई करता है। तो इसी स्टोरेज की मांग को पूरा करने के लिए वो डासना यूपी में अपनी गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि इसका पहला फेज तो शुरू भी हो चुका है।
हाँ, मई 2026 में ही शुरू हो गया। और अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव लगा। वो सितंबर तक 3 गीगावाट आवर और फाइनेंशियल ईयर 28 तक 5 गीगावाट आवर की कैपेसिटी हासिल करना चाहते हैं। और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया है और पूरा फोकस बेस पर डाल दिया है। क्या ये एक रिस्की मूव नहीं है? रिस्की से ज्यादा ये एक स्मार्ट मूव है। सोलर पैनल में चाइनीज कंपनियों से भयंकर प्रतिस्पर्धा है और मार्जिन कम है, लेकिन स्टोरेज में अभी गैप है। और साथ ही उन्होंने सनग्रो के साथ पार्टनरशिप भी की है। हाँ, सनग्रो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। बिल्कुल, उनके साथ जयपुर, दिल्ली और हल्द्वानी जैसी जगहों पर टेक्निकल सेमिनार करने और नए वेयरहाउस खोलने से लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन रीच काफ़ी बढ़ती है। ये सब उनके आने वाले 3 सालों के अर्निंग्स पोटेंशियल को ड्राइव करेगा। ये तो हो गई भविष्य की उम्मीदें, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से थोड़ा डरावना है। खतरे की घंटी यहीं से बजनी शुरू होती है। आप बढ़ते हुए कर्ज और वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। बैलेंस शीट देखें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 30 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ हो गई हैं और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो लगभग 3 करोड़ से सीधे 43 करोड़ पर जा पहुंची हैं। देखिए, किसी भी हाई ग्रोथ कंपनी में कैपिटल एक्सपेंशन के दौरान कर्ज बढ़ना आम बात है। मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन असली समस्या तब आती है जब मार्केट से पैसा आना धीमा हो जाए। और वो संकेत यहाँ साफ दिख रहा है। कंपनी के डेटर डेज 95 दिन से उछलकर सीधे 172 डेज हो गए हैं। मतलब माल बिक रहा है, मुनाफा कागज पर है, पर पैसा 6 महीने तक फंसा है। हाँ, ये एक बड़ा लिक्विडिटी रिस्क है जो छोटे शेयर होल्डर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। और अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो 95 से घटकर 78 दिन दिख रही है। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, पैसा जल्दी आ रहा है। बाहर से यही लगता है, लेकिन गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये सुधार इसलिए नहीं हुआ कि पैसा जल्दी आ रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने सप्लायर्स का पैसा रोक रखा है। अच्छा, मतलब सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग? जी, उनका डेज पेएबल 157 दिन हो गया है। मतलब 5 महीने तक कच्चा माल देने वालों का पैसा रुका हुआ है। ये लिक्विडिटी पर भारी दबाव का सीधा संकेत है। ये तो वही बात हो गई कि किसी ने एक शानदार पार्टी दी, 100 लोग आए, सबने जमकर खाया, पर जाते वक्त कहा कि बिल हम 6 महीने बाद देंगे। हाँ, पार्टी लिट है, पर रेस्टोरेंट मालिक की जेब खाली है। एग्जैक्टली। और जब इस बारे में मैनेजमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चैनल फाइनेंसिंग का सहारा ले रहे हैं और अपने पार्टनर्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 80 कर रहे हैं। चैनल फाइनेंसिंग में होता ये है कि कंपनी खुद उधारी देने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैंक से लोन दिलवाती है। इससे कंपनी को तुरंत पैसा मिल जाता है। लेकिन क्या इससे समस्या सच में खत्म होती है या सिर्फ रिस्क बैंक के सर पर चला जाता है? आपने सही नब्ज पकड़ी। अगर अंतिम ग्राहक पैसा नहीं दे रहा तो डिस्ट्रीब्यूटर बैंक को पैसा कैसे लौटाएगा? अंततः ये ग्रोथ स्टोरी को पटरी से उतार सकता है अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया। राइट। अब एक और बड़े खतरे पर आते हैं जो रिटेल और माइनॉरिटी निवेशकों की रातों की नींद उड़ा सकता है। प्रमोटर्स के पास करीब 62% होल्डिंग है, जिसमें से 29.1% शेयर्स गिरवी रखे हैं। हाँ, प्लेज शेयर्स। ये माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरे का संकेत होता है। इससे मार्जिन कॉल का रिस्क बन जाता है। ये मार्जिन कॉल कैसे काम करता है? मतलब अगर शेयर का भाव थोड़ा भी गिरा तो क्या होगा? अगर किसी भी वजह से शेयर का भाव तेजी से नीचे गया तो बैंक अपनी सुरक्षा के लिए प्रमोटर से और पैसे मांगता है। अगर प्रमोटर पैसे ना दे पाए तो बैंक सीधे उन शेयर्स को बाजार में बेच देता है। जिससे शेयर का भाव ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एकदम सटीक। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उस छोटे रिटेल निवेशक का होता है जिसे इस खतरे का अंदाजा ही नहीं था। और शायद इसीलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक अजीब चीज दिखी। एक तरफ मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। FII होल्डिंग 1.4% से 0 हो गई है और DII भी लगभग पूरी तरह एग्जिट कर चुके हैं, जबकि पब्लिक होल्डिंग बढ़कर 38% हो गई है। तो ऐसे में एक छोटे निवेशक को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं? 3 बहुत ही क्लियर और एक्शनेबल वार्निंग साइंस हैं। पहला, डेटर डेज का ट्रेंड। अगर आने वाले क्वार्टर्स में ये 172 दिन से और बढ़ता है तो ये एक गहरा लिक्विडिटी ट्रैप है। और दूसरा सिग्नल क्या होगा? दूसरा है प्रमोटर प्लेज। अगर ये 29% से ऊपर जाता है तो मार्जिन कॉल का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। और तीसरा है इन्वेंट्री का मूवमेंट।
मतलब जो माल बन रहा है वो बिकना भी चाहिए। हाँ, कंपनी ने 5 गीगावाट आवर का लक्ष्य तो रख लिया, पर अगर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए और माल फैक्ट्री में ही पड़ा रहा, तो ये भारी निवेश एक ओवर कैपेसिटी संकट बन जाएगा। राइट राइट, मतलब हाई ग्रोथ और हाई रिस्क एकदम साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो जीपी इको सॉल्यूशंस की ये 68% ग्रोथ और प्रॉफिट पूरी तरह से बेस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुड़ने का नतीजा है। बिल्कुल। उनका नया एक्सपेंशन प्लान और सनग्रो की पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं, पर वो 172 दिन के डेटर डेज और गिरवी शेयर्स इसी कहानी को बेहद रिस्की बनाते हैं। एकदम सही। और अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे रिपोर्ट्स में नहीं लिखा है पर बहुत क्रिटिकल है। सोचिए, आज लिथियम फॉस्फेट यानी LFP बैटरीज का जमाना है। हाँ, और कंपनी अपनी पूरी ताकत और कर्ज इसी तकनीक वाली गीगा फैक्ट्री पर लगा रही है। राइट। तो अगर कल को सॉलिड स्टेट बैटरीज आ जाएं या कोई नई स्टोरेज तकनीक सस्ती हो जाए तो क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, मतलब तकनीक का पुराना हो जाना, इस भारी भरकम फैक्ट्री को बेकार नहीं कर देगा? ये वाकई सोचने वाला पॉइंट है। और क्या कर्ज में डूबी कंपनी के पास उस नई तकनीक को इतनी जल्दी अपनाने का पैसा बचेगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। बाजार की बदलती हवाओं पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।